Hello students, in the previous lecture we studied about the dipole oscillation। मतलब किसी भी डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो ऑक्सीलेट कर सकता है अगर उसको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम डिस्टर्ब करके मतलब डिस्प्लेस करके एंगुलरली थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। हमने टाइम पीरियड ऑफ द डाइपोल निकाला 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप प्रीवियस लेक्चर में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सारी चीजों को देख सकते हो। मतलब अभी तक जो हमारा फोकस था दैट वाज मेनली ऑन व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक क्या था? कांस्टेंट था। लेकिन अगर हम बात करें डाइपोल की, जब वो एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, तो उस केस में हो सकता है कि उस पर नेट फोर्स जीरो ना हो, अनलाइक इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने देखा था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स तो पक्का हमेशा जीरो होता है डाइपोल पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो उसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। तो होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे उतना ही फोर्स अपोजिट में लग जाएगा। तो ओवरऑल जब हम सिस्टम पे नेट फोर्स देखेंगे, सिस्टम का मतलब डाइपोल पे नेट फोर्स देखेंगे, तो ये दोनों फोर्सेज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन हमने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ये देखा था कि टॉर्क लग सकता है। टॉर्क पक्का ही लगेगा ये भी जरूरी नहीं है, टॉर्क लग सकता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लग सकता है। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव भी किया था P क्रॉस E। तो दो ऐसे सिचुएशन थे, है ना, जिसमें टॉर्क भी जीरो होता था इवन की कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो दोनों सिचुएशंस कौन कौन से थे? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के पैरेलल हो और जब एंटी पैरेलल हो। बाकी सारे सिचुएशन में टॉर्क नॉन जीरो होता था। लेकिन जब बात हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की रखते हैं, है ना, कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को हम प्लेस कर देते हैं तो उस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो नहीं भी हो सकता है। इवन कि इसमें भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, है ना। तो जरूरी अब हम एक ऐसी सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। यानी वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारे पास जो कि वेरिएबल रहेगा, और उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक शॉर्ट डाइपोल को रखने से कैसे उस पर फोर्स लगेगा, कैसे उस पर टॉर्क लगेगा, कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी चीजों को हम देखने जा रहे हैं। यानी डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें ना, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के न जाने कितने तरीके हो सकते हैं। बहुत वैरायटी का नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जैसे एक वो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम बात करते हैं, है ना। अभी मैं जिस एग्जांपल की बात करूंगा ना, ये आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में जब जाएंगे ना, तो एडिशनल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक या दो है। कुछ एक्सरसाइज में है, कुछ एडिशनल होते हैं, उसमें भी मिलेंगे। आई एम रेफरिंग, आप जरूर करना। एनसीईआरटी तो आपका बेस बुक है, उसे तो जरूर ही करना चाहिए। एनसीईआरटी करने के बाद फिर हम और भी जो मैं डीपीपी आपको भेजता हूँ वो करना चाहिए। ये सारी चीजें जब हो जाए तो जूम सेशन में जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वो करना चाहिए। तो आप ईमानदारी से अगर एनसीईआरटी और मेरे भेजे हुए असाइनमेंट्स और जूम सेशन करते हो तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो कम नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब इससे भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। हालांकि अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं और करूं तो कर सकता है, लेकिन शर्त यही है कि पहले एक, मैंने बताया भी था बहुत पहले, कि पहले एक जो टारगेट है उसको कंप्लीट करो तब। तो डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक डाइपोल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक डाइपोल रखा हुआ है, -q +q
दिस पॉइंट इज -a,0 एंड दिस पॉइंट इज a,0। मतलब एक डाइपोल है जिसका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखा हुआ है। देखने से ही क्लियर है, ये हमारा बीच वाला ओरिजिन है, दिस इज ए एंड दिस इज ए। यानी डाइपोल मोमेंट अगर मेरे से कोई कहे यहां, तो मैं सीधे लिख सकता हूं q इंटू 2a आई कैप। आई कैप क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, राइट साइड की तरफ है, तो -q + q। अगर मान लो इस डाइपोल को हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते, सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड E हियर इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप। अल्फा एक्स आई कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अल्फा एक्स आई कैप है, where x is the coordinate, x is the coordinate of the point, x coordinate of the point। मतलब अब आप इस अल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, अब यहां पे आप गौर करना जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है ना, ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बात करें कि अगर ओरिजिन से राइट साइड में हम जाते हैं तो हमारा x पॉजिटिव होगा, x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और x जब पॉजिटिव होगा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नहीं होगा, यानी प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम x को यहां निगेटिव रखते हैं, मतलब निगेटिव कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन से थोड़ा सा भी लेफ्ट में हम जाते हैं, थोड़ा सा भी लेफ्ट में जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा x निगेटिव होने की वजह से, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, यानी ओरिजिन से लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होगा और ओरिजिन से राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ही तरफ होगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेंट रहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिक्स मैग्नीट्यूड और एक फिक्स डायरेक्शन हो, जो कि नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। तो मान लो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वाले साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, अगर E1 वेक्टर में बोल रहा हूं, और नेगेटिव चार्ज वाले साइड पे E2 वेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स अगर मैं लिखूं नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स यहां हो जाएगा QE1 वेक्टर प्लस -QE2 वेक्टर, यही हो जाएगा ना नेट फोर्स। पॉजिटिव चार्ज पे QE1, नेगेटिव चार्ज पे -QE2, क्योंकि प्लस Q जहां पे मौजूद है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और -Q जहां पे मौजूद है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E2 है। अब मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली +Q और -Q के पास है उसका वैल्यू अब यहाँ वेक्टर वाइज रख देना होगा, है ना, वेक्टरली रख देना होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं E1 कितना है हमारा, मतलब +Q जहां पे है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जहां पे +Q है वहां का x कोऑर्डिनेट क्या है? +a, यानी x के बदले क्या रख देंगे? a, सो इट विल बी Q अल्फा a आई कैप प्लस माइनस ऑफ Q E2 कितना है? तो अल्फा, और x कितना ले लेंगे? -Q के लिए x कितना ले लेंगे? -a, तो -a अगेन आई कैप, ये हो जाएगा Q अल्फा a आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस Q अल्फा a आई कैप, दैट इज 2Q अल्फा a आई कैप, है ना। यानी मैं ये अल्फा p आई कैप भी लिख सकता हूं, अल्फा p आई कैप, क्योंकि Q इंटू 2a को मैं P लिख सकता हूं, तो अल्फा P आई कैप। यानी नेट फोर्स 0 आया क्या? नहीं आया। यानी देख लीजिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, है ना, और इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमारा 0 नहीं आया। अगर हम बात करते हैं नेट टॉर्क की, तो देखिए चूंकि नेट टॉर्क अगर हम निकालेंगे तो ये जो फोर्स है किस एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है? मान लीजिए अगर मैं E1 पे फोर्स देख रहा हूं तो E1 पे फोर्स किधर लग रहा है? सॉरी, +Q पे फोर्स देख रहा हूं तो वो फोर्स x एक्सिस के ही लॉन्ग लग रहा है ना। और -Q पे अगर फोर्स देखूं तो वो भी x एक्सिस के ही लॉन्ग लगा है, क्योंकि इस पूरे टर्म को अगर आप देखोगे ना तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों पे जो फोर्स लगा है इस सिचुएशन में वो पॉजिटिव x में ही लगा है, तभी तो ये दोनों ऐड हुए हैं, और नेट आंसर आपका प्लस x एक्सिस की तरफ का फोर्स आया है कि नहीं। तो ये दोनों फोर्स प्लस x एक्सिस की ही तरफ लगे हैं। अब बात आती है कि
टॉर्क क्या होगा। तो अगर ओरिजिन के अबाउट में इन दोनों फोर्स का आप टॉर्क निकालोगे ओरिजिन के अबाउट में, तो ओरिजिन से अगर आप प्लस इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मिलाओगे, जैसे मैं प्लस क्यू वाले फोर्स का टॉर्क निकालू तो आर क्रॉस एफ, तो जिधर आर उधर ही एफ, आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा 0। उसी तरीके से माइनस क्यू वाले के लिए अगर मैं आर क्रॉस एफ निकालू तो ओरिजिन के अबाउट में दोनों पे टॉर्क क्या हो जाएगा 0। क्यों हो रहा है 0 टॉर्क, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ओरिजिन से मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर दोनों क्या है, दोनों के बीच में या तो एंगल 0 है इधर के केस में प्लस क्यू के केस में, नहीं तो एंगल 180 है माइनस क्यू के केस में। इसीलिए क्या हो जाएगा आर क्रॉस एफ 0 हो जाएगा, आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा 0। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं टॉर्क अबाउट ओरिजिन, टॉर्क अबाउट ओरिजिन क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ टॉर्क 0 है, इस सिचुएशन में क्या है टॉर्क 0 है बट नेट फोर्स 0 नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने को आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, क्लियर है ना। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स आई कैप था ना, ठीक, तो एक्स कोऑर्डिनेट जब पॉजिटिव हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ था, और एक्स कोऑर्डिनेट जब नेगेटिव हो रहा था तो ये क्या था हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, सही बात है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर आई कैप, अगर हमारा यही इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स एक्स स्क्वायर आई कैप होता, अगर, ध्यान देना है, एक बात समझो, इसको मैं डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट होता और एक्स एक्स स्क्वायर आई कैप होता, तो देखो अब पता है क्या होता, अब नेट फोर्स 0 हो जाता। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है लेकिन तब भी नेट फोर्स क्या हो जाता 0 हो जाता। जैसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, वो तो एक थ्योरम है, वो तो एक रिजल्ट है। इवन कि ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नेट फोर्स हमारे डाइपोल पे 0 हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर आ गया है। अब आप देखो अगर जब आप प्लस क्यू पे फोर्स निकालोगे तो अल्फा ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू अल्फा ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगा फोर्स। और माइनस क्यू पे जब जाओगे ना तो माइनस क्यू का भले ही एक्स क्या है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पे भी फोर्स क्या हो जाएगा, अब यहां का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा। मतलब यहां का भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, यहां का भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, इसलिए प्लस क्यू पे फोर्स राइट साइड में, लेकिन माइनस क्यू पे फोर्स लेफ्ट साइड में, क्योंकि माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। तो सेम फोर्स प्लस क्यू पे राइट साइड में लग जाता और माइनस क्यू पे लेफ्ट साइड में लग जाता, नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाता, 0 हो जाता। यानी even कि this electric field is variable, even कि this electric field is variable, the net force will be what? The net force will be 0। इसलिए may भी बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि क्या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख देने से नेट फोर्स 0 पक्का होगा क्या, तो पक्का नहीं होगा, हो सकता है बोलना चाहिए। यानी we should say कि in a non-uniform electric field the net force on dipole may be 0, the net torque on dipole may be 0, may not be 0, ये बोलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था वेरिएबल था, लेकिन टॉर्क क्या है 0 है। ये इस वाले टॉर्क में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आ जाता, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब लोगों ने एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट वाज ए काइंड ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें हम लोगों ने अपने डाइपोल को देखा। अगर हम आगे की बात करें, सेकेंड केस की बात करें, तो हो सकता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या कहा जाता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हो। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू ये फिक्स्ड है,
है ना। इसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ, हम जानते हैं, है ना। r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं डॉट 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 दिखा रहा हूं, किधर की तरफ होगा ये भी हम जानते हैं, है ना। के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा और अवे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। मान लो मैं यहां पे एक डाइपोल रख देता हूं, शॉर्ट डाइपोल पी, मतलब इस पॉइंट पे एक डाइपोल मोमेंट पी का एक डाइपोल रख देता हूं, जिस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल फील्ड की ही तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इसका डाइपोल, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर वेक्टर की ही तरफ होगा, आर ही वेक्टर की तरफ हमारा शॉर्ट डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी है। अब एक कोई कहे कि व्हाट इज द नेट फोर्स, एंड बहुत सारी चीजें हमसे निकालने के लिए यहां भी पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे सीन में आपसे टॉर्क ऑन द डाइपोल भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल भी पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहां पे अगर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, जैसे मेरे से कोई कहता है कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, सबसे पहले टॉर्क मैं निकालता हूं जरा यहां, क्योंकि यहां पे जो हम फोर्स निकालेंगे ना, मैं फोर्स बाद में निकालूंगा, पता है क्यों, क्योंकि एक चीज आपको सीखना है यहां, जो कि आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में एक छोटी सी बात है, ज्यादा लोड लेके नहीं समझना है, बस इतना याद रखना कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी सिस्टम के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होता है, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट का मतलब माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, वेयर यू इज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यानी स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जो होता है उसका नेगेटिव हमारे कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर हो जाता है। तो डाइपोल पे लगने वाला फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल के कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एक बार हम निकाल लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आ चुका है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिराइव किया था, माइनस पी डॉट ई, है ना, माइनस पी डॉट ई। तो सबसे पहले हम टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई का मतलब देखिए यहां टॉर्क, जिधर अगर इस फिक्स चार्ज का ई देखें, ई किसका है भैया, तो इस फिक्स चार्ज का है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा डाइपोल है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि जिधर फील्ड इस प्लस क्यू का उधर ही डाइपोल, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, सो टॉर्क विल बी व्हाट, जीरो। इन दिस सिचुएशन टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, डाइपोल भी अवे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट पे साइन जीरो आ जाएगा, जीरो टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी मेरे से कोई कहता है कैसे निकलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई, ये माइनस पी डॉट ई कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए पी और ई के बीच का एंगल क्या है, जीरो है, यहां अभी देखा ना, क्योंकि जीरो था तभी तो टॉर्क जीरो हुआ है, जिधर पी उधर ही सेम ही डायरेक्शन में है, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ के लिए इस सिचुएशन के लिए हो जाएगा माइनस पी ई, दैट इज माइनस पी, और ई कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी माइनस के पी क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो इसका फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होता, डाइपोल राइट की तरफ होता, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में 180 का एंगल बनता, और माइनस पी डॉट ई निगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाता, है ना, ये भी हो सकता था। दूसरी बात, अब मैं फोर्स निकाल सकता हूं, अब मेरे से कोई कहेगा कि फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन डाइपोल, टॉर्क निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, अब फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो डाइपोल पे फोर्स आने वाला है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जब कभी भी क्योंकि डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है, इसलिए फोर्स ऑन डाइपोल कैन बी रिटन एज माइनस डी यू बाई डी आर, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जब कभी भी किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी आपको पता हो तो उस पर लगने वाले कंजर्वेटिव फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, माइनस डी यू बाई डी आर, यानी नेगेटिव ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर, आर का मतलब स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। हम लोग आगे अभी पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग फील्ड पढ़ रहे हैं, है ना। फील्ड के बाद हम लोग फ्लक्स पढ़ेंगे, फ्लक्स के बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। तो ये चार, मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो चार चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़नी होती है। पहले फील्ड, फिर फ्लक्स, फिर पोटेंशियल, और फिर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज ए होल खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अगर बाकी चैप्टर से कंपैरिजन करें ना, तो ये बड़ा चैप्टर है। तो माइनस डी बाई डी आर, एनसीईआरटी के मुताबिक ये दो चैप्टर है, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, और फिर दूसरा चैप्टर है कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर एनसीईआरटी के मुताबिक देखें तो माइनस डी बाई डी आर फोर्स ऑन डाइपोल। माइनस डी बाई डी आर कैसे निकालेंगे, तो ये यू आ चुका है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब इसे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को कोई कहे तो मैं और इलैबोरेट करके क्या माइनस के पी क्यू आर टू द पावर माइनस 2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1/r²। अब इस चीज का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, माइनस के पी क्यू आर टू द पावर माइनस 2 को डिफरेंशिएट करना है। तो हम जानते हैं के पी क्यू कांस्टेंट है, तो माइनस डी बाई डी आर क्या आ जाएगा, तो माइनस के पी क्यू को मैं पहले कांस्टेंट को बाहर ले लूंगा, और आर टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n minus 1, that is minus 2 r to the power minus 2 minus 1. So what it will be, it will be ये minus minus plus k p q r to the power minus 3, that is k p q by r cube हो जाएगा, k p q by r cube हो जाएगा, यानी the force will be, force on dipole क्या हो जाएगा, k p q by r cube हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट द फोर्स, है कि नहीं, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो अगर हम लोग देखें, हम आगे बढ़े तो एक और सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, ये फिक्स चार्ज है अगेन, है ना, और यहाँ पे एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, द डाइपोल इज लाइक दिस, p is the dipole moment,
एरो देने का मतलब आप समझते हो ना, अगर किसी डाइपोल का एरो ऊपर है यानी उसका नेगेटिव चार्ज नीचे होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रहा होगा और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रहा होगा, तभी ये डाइपोल ऐसा है ना, इसके वेक्टर का जो डायरेक्शन है। तो अगर मैं फोर्स देखूं तो ये प्लस क्यू, मान लो ये बिल्कुल डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग रखा हुआ था, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। यही प्लस क्यू इस माइनस क्यू पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये फोर्स अगर F1 है और ये फोर्स अगर F2 है, तो क्या ये फोर्स कभी कैंसिल आउट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट नहीं है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है। अगर इसको मैं पीछे करूं और इसको आगे करूं तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल कहां हुए या एंटी पैरेलल कहां हुए, ये फोर्स कभी भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हम नहीं बोल सकते, डाइपोल पे नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, है ना। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क भी यहाँ जीरो नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि इस F2 के दो कंपोनेंट अगर मैं ब्रेक करूं, क्योंकि ये दोनों फोर्स अगर सेंटर के अबाउट में हम देखें तो सेंटर के डाइपोल के सेंटर के अबाउट में F1 और F2 दोनों इसे कैसे टर्न कराना चाहते हैं, तो क्लॉकवाइज ही टर्न कराना चाहते हैं। यानी सेंटर के अबाउट में दोनों फोर्स का जो टॉर्क है वो सेम सेंस में है, तो टॉर्क भी कैंसिल आउट नहीं होगा, है ना। सेम सेंस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या कराना चाहते हैं, क्लॉकवाइज में टर्न कराना चाहते हैं। आप देख सकते हो जैसे सेंटर पे के अबाउट में F1, अगर केवल F1 लगता सेंटर के अबाउट, मान लो एक रॉड है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, अगर F1 फोर्स लगेगा तो ये रॉड कैसे घूमना चाहेगा, ऐसे ही तो घूमना चाहेगा। उसी तरीके से आप F1 को फॉरगेट कर जाओ, सेंटर के अबाउट में F2 कैसे, इसी रॉड को इधर कोई फोर्स लगता तो वो किधर घुमाना चाहता, इधर फोर्स लगता, तब भी उसी सेंस में घूमना चाहता है। यानी इन दोनों फोर्स को टर्न कराने का जो दोनों फोर्स का जो सेंस है वो सेम है, इसलिए ये टॉर्क जीरो नहीं होगा। अपोजिट होना चाहिए था ना, और इक्वल होना चाहिए था, तभी हो पाता, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, मान लो ये डाइपोल है P1 और ये दूसरा डाइपोल है P2, दीज आर द टू डाइपोल्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। ये दोनों शॉर्ट डाइपोल है ना, दो डाइपोल है P1 एंड P2, दोनों सेम ही डायरेक्शन के अलोंग रखे हुए हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स ऑन P2 ऑल अपार्ट, दूसरा टॉर्क ऑन P2, तीसरा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2। मतलब ये जो सेकेंड डाइपोल है उस पर फोर्स कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे इजी कौन सा पार्ट है इस तीनों में, अब आप भी समझ गए होंगे, टॉर्क। टॉर्क सीधे जीरो हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि P2 का टॉर्क का मतलब P2 क्रॉस E, लेकिन E किसका? जब टॉर्क हम P2 पे देखेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका देखना होगा, P1 का देखना होगा। तो देखो P1 की वजह से P2 के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगा, तो P2 की ही तरफ हो जाएगा, क्योंकि P2 का जो सेंटर है वो P1 के लिए कैसा पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट है, और किसी भी डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल के ही अलोंग होता है। यानी अगर P1 की वजह से मैं यहाँ पे E1 निकालता हूं तो E1 भी उधर ही होगा जिधर P2 है, E1 भी उधर ही होगा जिधर P2 है, यानी P2 और E1 क्या हो जाएंगे, P2 और E1 पैरेलल हो जाएंगे। तो ये टॉर्क ऑन P2 तुरंत क्या आ जाएगा, टॉर्क ऑन P2 विल बी जीरो, टॉर्क ऑन P2 विल बी ऑलराइट। तो टॉर्क ऑन P2 हमारा जीरो हो जाएगा। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फोर्स ऑन P2 जो है, फोर्स ऑन P2 अगर निकालना है तो क्यों ना हम पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 निकाल लें, और अभी जो किया था माइनस du/dr वही कर दे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 अगर हम देखें तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 क्या हो जाएगा, तो P2 P डॉट E लिखना होता है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी PE शॉर्ट में लिख रहा हूं, हो जाएगा वो P2 डॉट E1
पता है क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैं P2 की निकाल रहा हूं, फील्ड किसका ले रहा हूं? तो P1 का ले रहा हूं, तो P1 का फील्ड यहाँ पे E1 होगा, P2 डॉट E1 जीरो नहीं आएगा, है ना, क्लियर है, क्योंकि क्योंकि जिधर P2 है उधर ही E1 है, पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, कॉस जीरो होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो चूंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो है, तो ये P2 E1 हो जाएगा, P2 तो P2 है हमारा, E1 क्या हो जाएगा? अब देखो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की वजह से जो होगा वो एक्सियल पोजीशन पे है ना, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kp/r3, याद है ना, किसी भी डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होता है? 2kp/r3 होता है ना। डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2k, है ना, p1/r3, यानी 2k p1 p2/r3, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, 2k p1 p2/r3 पोटेंशियल। बी और सी पार्ट निकल गया। अब देखिए इस सी पार्ट के निकलते ही, जैसे ही हमने सी पार्ट निकाला, हमारा अब ए पार्ट भी आसानी से निकल जाएगा। फोर्स ऑन P2, फोर्स ऑन P2 हम आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। फोर्स ऑन P2 हमारा, मैं सीधे क्या करूंगा? माइनस du/dr कर दूंगा, क्योंकि ये u आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये u है हमारा, है ना। अब u के आते ही ऊपर रब करता हूं, क्योंकि मेरा u अब कैलकुलेट हो चुका है, u आ चुका है हमारा 2k p1 p2/r3। जैसे फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा माइनस du/dr, है ना। तो ये हो जाएगा 2k p1 p2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 2k p1 p2 कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो 2k p1 p2। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने माइनस du/dr वाला जो किया था उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था, ध्यान रखेंगे। वो जो क्वेश्चन किया था ना, Q के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हम लोगों ने निकाला था, एक प्लस Q चार्ज था हमारा, और प्लस Q चार्ज की वजह से जो हम लोगों ने क्या किया था, प्लस Q चार्ज की वजह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, टॉर्क निकाला था, फोर्स निकाला था। तो फोर्स में जो माइनस du/dr किया था उसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था। क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड निकाला था, ये ध्यान रखेंगे। तो माइनस 2k p1 p2, माइनस du/dr चूंकि निकालना है, तो माइनस 2k p1 p2, माइनस तो है ही, माइनस 2k p1 p2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/r³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 1/r³ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो 1/r³ के लिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन, 1/r³ को क्या लिख सकते हैं? r⁻⁻3, तो ये हो जाएगा -3 r⁻⁻3 -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 3 जा 6k p1 p2 into r⁻³ -1, that is -4. So it will be 6k p1 p2 by r⁻⁴. This is the force on P2. This is the force on P2. ये बहुत फेमस रिजल्ट है ना। दो डाइपोल अगर जिनका एक्सिस बिल्कुल एलॉन्ग हो, r डिस्टेंस पे रखे हुए हो, तो उनके बीच फोर्स 6k p1 p2 by r⁻⁴ लगता है, यानी फोर्स वेरीज एज r⁻⁻4 हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अच्छा, ये फोर्स P2 के P1 की वजह से है, यही फोर्स P1 पे P2 की भी वजह से हो जाएगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहां भी लग जाएगा। जैसे कोई कहता कि P2 की वजह से P1 पे कितना फोर्स लगेगा, तो यही आंसर आ जाता है ना, यही आंसर आ जाता। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं करने के लिए। जैसे दिस इज ए डाइपोल,
दो क्वेश्चन देता हूं, ये दो डाइपोल है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ R है, सेंटर से सेंटर का पैरेलल है ये दोनों, ठीक है ना। तो यहां पे भी तीन पार्ट आपको निकालना है। आपको निकालना है फोर्स ऑन P2 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2, और एक पार्ट निकालना है टॉर्क ऑन P2। मतलब सब P2 पे निकालना है, फील्ड किसका लेना है तो P1 का लेना है, कॉमन सेंस। दूसरा क्वेश्चन आपका है अगेन, ये P1 तो ऐसे है लेकिन P2 और P1 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, डिस्टेंस अगेन R है। यहां पे भी सेम चीज निकालना है, यही तीनों चीज, यानी यहां पे भी फोर्स ऑन P2 निकालना है, फोर्स ऑन P2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 निकालना है, टॉर्क ऑन P2 ही निकालना है, यही तीनों चीज निकालना है, P1 P2। एक बार क्वेश्चन ए में P1 और P2 पैरेलल है, हमने P1 और P2 एलोंग वाला मैंने डिस्कस करके दिखाया है। इस बार क्या है कि पैरेलल है, आमने सामने है, एक बार परपेंडिकुलर है, थर्ड केस सी में परपेंडिकुलर है। तीनों चीज आप निकालिएगा, ऑलराइट। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसी भी डाइपोल को, हमने देख लिया है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कोई डाइपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रहता है तो हम लोग कैसे काम करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया, ऑलराइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज का मोशन कैसे होता है ना। उसके दो सिंपल केस को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन कांस्टेंट फील्ड। मैं फील्ड लिख दे रहा हूं, अंडरस्टूड है कि यहां किस फील्ड की बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात होगी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सबसे पहला केस, सबसे सिंपल केस में मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इसका मास है m, ये पहले रेस्ट में है, ये इनिशियली किस में है, मतलब इनिशियली एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, है ना। लेकिन जैसे ही सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया, कहीं से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, अगर मैं अपना एक्स एक्सिस बना दूं तो इसका मोशन कैसे होगा। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल बात है। मैं इसे पढ़ा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका 11th का जो बिल्कुल काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है वो रिवाइज हो जाए, है ना। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑन करोगे, आपके प्लस क्यू चार्ज पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और हम जानते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा, फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मैं लिखूंगा तो u क्या है हमारा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड आते एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा, तो मैं यहां दूसरे किसी भी फोर्स को इग्नोर कर रहा हूं। दूसरे किसी भी फोर्स को आप जब इग्नोर करेंगे, जैसे ग्रेविटी को आप इग्नोर कर रहे हो, मास है, अगर अर्थ के सरफेस के आसपास होगा ये तो mg लगेगा, लेकिन जब तक कुछ मेंशन ना हो हम mg को नहीं लगाएंगे। इसके दो वजह है, एक वजह तो मेंशन नहीं किया है इसलिए नहीं लगाएंगे, दूसरा mg ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सामने। तो a जो है कितना हो जाएगा, तो a विल बी QE बाई m, फोर्स बाई मास, Q into E बाई m। और किधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो जिधर फील्ड है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है,
है ना, चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की तरफ फोर्स होगा और फोर्स की तरफ एक्सेलरेशन होगा, तो क्यू बाई एम आई कैप लिख सकता हूं। ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन आ गया। हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो काइनेमैटिक्स के वो तीन फॉर्मूला वैलिड है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। लेकिन याद रखेंगे ये तीनों फॉर्मूला तभी वैलिड होते हैं किसी बॉडी के लिए जब उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, जो कि यहाँ है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टी टाइम पे, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं u प्लस ए टी, है ना। कभी भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते वक्त ये वेक्टर लिखना नहीं भूलेंगे, माथे के ऊपर एरो जरूर लिखेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस ए क्या है क्यू ई बाई एम आई कैप इंटू टी, यानी क्यू ई बाई एम टी आई कैप, यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इतना तो श्योर है कि एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी गेन करेगा ये। तो अब मैं वेक्टर अगर हटा दूं तो किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी आ गया। अगर कोई कहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो तो स्ट्रेट लाइन, है ना, क्योंकि टाइम क्यू ई बाई एम इज ए कांस्टेंट, है ना, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस, और ये एंगल थीटा है तो tan थीटा ही इस लाइन का स्लोप होगा, और यहां से अगर देखो तो यही ना tan थीटा है, क्योंकि t का जो कोएफिशिएंट होता है वही स्लोप होता है, सो tan थीटा इज QE बाई m, tan थीटा इज QE बाई m, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर कोई y इज इक्वल टू mx, y और x ये कोई ग्राफ हो, इसका इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, इस इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx, जहां थीटा अगर ये हो तो tan थीटा क्या होता है, m के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, tan थीटा m के बराबर होता है। तो वही चीज है, v y एक्सिस पे है, t x एक्सिस पे है, तो t का कोएफिशिएंट QE बाई m ही ना स्लोप होगा, जैसे y इज इक्वल टू mx में m स्लोप है तो m tan थीटा होगा, यानी QE बाई m यहाँ tan थीटा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, वेलोसिटी तो किसी टाइम पे आपने निकाल लिया, उसी तरीके से हम क्या निकाल सकते थे, पोजीशन भी निकाल सकते थे, है ना, पोजीशन भी निकाल सकते थे। मान लो इस चार्ज को इनिशियली जहां आपने रखा था वो अगर ओरिजिन पे था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां वेक्टर वेक्टर वेक्टर, तो x इज इक्वल टू यू टी तो 0 हो जाएगा, हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, यानी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। ऑलराइट,